हेलो दोस्तों। यहाँ पे हम जो हमारा सेक्शन 106 और सेक्शन 107 है एंड सेक्शन 151, कौन कौन सा सीआरपीसी का सेक्शन? सेक्शन 106, 107 एंड 151। 106, 107 एंड 151, इन तीनों को पढ़ेंगे एक, और 107 और 151 को रिलेट करेंगे, और 106 किस बारे में ये देखेंगे। सबसे पहले जो ये चैप्टर है ये किस बारे में बात करता है? ये बात करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर कर रहा है बात। तो सेक्शन 106 किस बारे में बात करता है? सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। अब देखिए, किसी पर्सन की कन्विक्शन हो जाती है। कन्विक्शन मतलब कि जैसे कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया जो कि हमें इसी सेक्शन के सबसेक्शन 2 में दिया है, उसके अंदर उसकी कन्विक्शन हो जाती है, तो वहां पे कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये पावर दे रखी है कि वो उससे क्या ले सकता है, उस पर्सन से जिसको भी सेंटेंस किया है, कि उससे वो श्योरिटीज ले सकता है। और वो श्योरिटीज ले सकता है साथ, मतलब उसको बॉन्ड साइन करा सकता है, साथ में उसकी श्योरिटी ले या ना ले, ये कोर्ट की मर्जी होती है। किस चीज के लिए? फॉर कीपिंग पीस, कि पीस मेंटेन रहे उसकी कन्विक्शन से बाद भी। अब यहाँ पे मैं आपको पहले एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि आप जुडिशरी की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, PCSJ विद एन अकेडमी, और यहाँ पे आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, कुशांक 10। अगर आप इस कोड को यूज़ करोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, और आप फ्री लाइव क्लासेस भी एक्सेस कर सकते हो इसी कोड को यूज़ करके, उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे आपके ऊपर। तो अभी हम CRPC के MCQs कर रहे हैं इन डेज में, तो आपको बहुत हेल्प होगी, जिनको आप मोक बोल सकते हो, उससे आपकी बहुत हेल्प होगी। तो आप उनको ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। बाकी आप यहाँ से जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हो, और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे: इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, जूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जितने भी हमारे लॉज होते हैं हमारे सिलेबस में आते हैं, जो हमारे मेन 18 एक्ट होते हैं, 18-19 जितने भी होते हैं, लैंग्वेज का पेपर होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी यहाँ पे कवर की जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सपर्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ पे जो लाइव क्लासेस होंगी वो कैसी होंगी? इंटरेक्टिव होंगी, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी। इसके अलावा पोल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो हम MCQs करते हैं उसके अंदर पोल होते हैं, तो वो आप करोगे, आपको काफ़ी इजीली आप उनके आंसर कर पाओगे। आप अपना हैंड रेस कर सकते हो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, और आप कोई कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी उसके अंदर। और क्लास के बाद आप लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जो भी हैं उनको PDF की फॉर्म में, और अपनी क्लास आप एनी टाइम एनीवेयर फ्रॉम एनी डिवाइस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए मेरा कोड यूज़ करके, और आपको यहाँ पे एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी, हमारे बैचेस चलते हैं, और आपको अपनी फीस के ऊपर 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। देखो, सबसे पहले अगर हम इन सेक्शन को समझ रहे हैं तो हमें क्या समझना है? अरेस्ट को समझना है। हम कौन से सेक्शन को समझ रहे हैं? सेक्शन 106, 107 एंड 151 ऑफ CRPC को समझ रहे हैं। तो देखो, जो अरेस्ट टर्म है, ये जो अरेस्ट टर्म है ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं है पूरे CRPC के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप समझोगे क्रिमिनल लॉ के हिसाब से, तो इसके अंदर क्या है? इट मींस एप्रीहेंडिंग समवन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस, की हम किसी पर्सन को एप्रीहेंड करते हैं, पकड़ते हैं, जिसने कोई ऑफेंस किया है या फिर लाइकली टू कमिट है, जो कर सकता है, उसको हम कस्टडी में ले लेते हैं एक अथॉरिटी के द्वारा। और ज्यादातर ये अथॉरिटी कौन होती है? पुलिस होती है। मोर ऑफन देन नॉट बाय अ पुलिस, तो ज्यादातर ये पुलिस ही होती है। दो द सेसेशन ऑफ लिबर्टी इन ऑर्डर टू पुट अ क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट द दैट ऑफेंडर, ताकि उसके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्ज लगाया जा सके। सब्सिक्वेंटली प्रिवेंटिव अरेस्ट इज डिप्राइविंग समवन, तो एक हमारा कौन सा हो गया? जहां पे उसने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है उसके बाद हम अरेस्ट कर रहे हैं। वहीं हम प्रिवेंटिव अरेस्ट कौन सा हो रहा है? अभी उसने ऑफेंस कमिट किया नहीं है, लेकिन ऐसे
लग रहा है, एप्रीहेंड है कि वो इस तरीके का ऑफेंस कर देगा, तो वहां पे प्रिवेंटिव अरेस्ट उसको हम बोलते हैं, जहां पे उसको हम पहले ही अरेस्ट कर लेते हैं, पुलिस कस्टडी में ले लेते हैं उस ऑफेंस के होने से पहले। ठीक है, तो ये चीज हमारी अरेस्ट है। अब देखो सेक्शन 107 के अंदर क्या बोलता है, 106 के अंदर क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन को कन्विक्शन हो रही है, ठीक है, सबसेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 106 के सबसेक्शन 2 के अंदर अगर किसी पर्सन को कन्विक्शन हो रही है, कौन कौन से ऑफेंसेस आ जाते हैं उसके अंदर? उसके अंदर आ जाते हैं जैसे 153A, 153B, 154, इनको एक्सक्लूड कर दो, ये वाले सेक्शंस नहीं, इनको छोड़ के जो भी हमारे आईपीसी के चैप्टर 8 के अंदर सेक्शंस आते हैं वो सारे, अगर इस तरीके का कोई इन इन सेक्शंस के अंदर किसी को अगर ऑफेंस कन्विक्शन होता है तो वहां पे 106 एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा और कौन से ऑफेंसेस हैं जिसके अंदर असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स, मिसचीफ, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ब्रीच ऑफ पीस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं, कौन, जो हमारे कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं, ठीक है, जब वो किसी पर्सन को कन्विक्ट कर रहे हैं जो कि सबसेक्शन 2 में जो उनसे ऑफेंसेस दिए गए इनके अंदर, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उस पर्सन से एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं कि इस तरीके का ऑफेंस या इसके अरेस्ट होने से जो पीस है वो मेंटेन रहेगा, वो किसी भी तरीके से पीस को खराब नहीं करेगा, और इसके लिए वो श्योरिटीज भी ले सकता है। श्योरिटीज क्या होती हैं कि भाई कोई थर्ड पर्सन की जो इसकी गारंटी लेता है कि ठीक है इस तरीके का कोई ऑफेंस नहीं होगा, और ये मैक्सिमम 3 ईयर का बॉन्ड लिया जा सकता है। अब देखो, अब पर्सन को तो अरेस्ट कर लिया, पर्सन को तो अरेस्ट कर लिया, जैसे ए पर्सन है उसको आपने अरेस्ट कर लिया, अब वो कैसे पीस डिस्ट्रॉय कर सकता है? तो यहाँ पे जनरली जब ये सबसेक्शन 2 में किसी को ऑफेंस दिया जाता है तो जितने भी आप केसेस पढ़ोगे वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो पनिशमेंट मिल रही है या तो वो पेनल्टी दे रहे हैं, जो जज है, जज साहब है, वो या तो पेनल्टी का ऑफेंस दे रहे हैं कि वो पर्सन जो है बाहर ही रह रहा है अभी भी, तो ऑब्वियस है कि वो पीस जो है मेंटेन नहीं करेगा या गुड बिहेवियर मेंटेन नहीं करेगा, तो वहां पे उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लिया जाता है। या फिर अगर आप इन सेक्शंस के अंदर सजा पढ़ोगे भी, जो इम्प्रिजमेंट है वो 3 साल से कम की है, कहीं पे 6 महीने, 1 साल, मैक्सिमम 2 साल तक की सजा है, तो 3 साल का पीरियड इसलिए रखा गया कि अगर वो अपनी सजा करके भी बाहर आता है तो अभी जो टाइम पीरियड बचा है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का, उसके अंदर भी वो पीस मेंटेन रखे और गुड बिहेवियर मेंटेन रखे। तो इस चीज के लिए सेक्शन 106 बात करता है कि आप उससे सिक्योरिटी ले सकते हो कि वो पीस मेंटेन करे। अब यहाँ पे ये नहीं है कि आपने उसने मतलब आपको सिक्योरिटी दे दी, मतलब जज साहब को सिक्योरिटी दे दी तो अब वो कोई भी क्राइम करेगा। ये सिर्फ एक अमाउंट रख लिया गया, मतलब इससे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लिया गया कि वो ऑफेंस ना करे। अगर वो ऑफेंस करता है तो जोन सा ऑफेंस उसने किया उसके बाद, या पीस जिस भी तरीके से मेंटेन नहीं किया, वो ऑफेंस जो है अभी भी माना जाएगा और वो उसके लिए उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे और उसको उसके अंदर गिल्टी माना जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 106 के अंदर पहले ये बात बोलेगी। फिर सब सेक्शन 3 क्या बोलता है कि अगर जो कन्विक्शन उसको हुई है ये सब सेक्शन 2 के अंदर, अगर वो सेट असाइड हो जाती है अपील के अंदर या वैसे, तो जो बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ था वो अपने आप क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी सजा खत्म हो गई है। एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में ऑल्सो बी मेड बाय अपीलेट कोर्ट। तो इस तरीके का ये जो बॉन्ड इशू करने वाली बात है, तो ये बॉन्ड इशू अपीलेट कोर्ट भी करा सकता है, या फिर जब वही सेम कोर्ट अपनी रिवीजन की पावर को एक्सरसाइज कर रहा है तो वो भी इस तरीके का बॉन्ड एग्जीक्यूट करा सकता है। तो सेक्शन 106 के अंदर ये बात बोलेगी। अब सेक्शन 107 और 151 एक साथ पढ़ेंगे हम, ठीक है, और फिर इसके कुछ केस देखेंगे और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे वैलिड है। तो क्या बोलता है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग इन अदर केसेस। तो यहाँ पे अदर केसेस की बात हो रही है, वहां पे सबसेक्शन 2 के अंदर ऑफेंसेस बताए गए कि इसके अंदर अगर कन्विक्शन होती है तो आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस की बात हो रही है। तो व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कौन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जब उनको इंफॉर्मेशन रिसीव होती है दैट एनी पर्सन इज लाइकली टू कमिट अ ब्रीच ऑफ पीस, कि कोई पर्सन जो है ब्रीच कमिट कर सकता है और डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं, ब्रीच ऑफ पीस और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, और टू डू एनी रॉन्गफुल एक्ट दैट मे प्रोबेबली ओकेजन टू ब्रीच ऑफ पीस, या फिर इस तरीके का कोई एक्ट कर सकता है जो कि ब्रीच ऑफ पीस करेगा या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को खराब करेगा।
और यहीं पे ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब हैं, ये क्या है, इस ओपिनियन, वो ये ओपिनियन रखते हैं कि उनके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या, सफिशिएंट ग्राउंड। इसी से इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आती है कि यहाँ पे वो प्रोसीड कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जहां पे उनको ये चीज लगती है, ही में in the manner herein after provided require such person to show cause why he should not order to execute a bond, तो उसको वो एक नोटिस इशू कर सकते हैं सेक्शन 111 के अंदर, और उससे पूछ सकते हैं कि उसको जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट भी उसको डाउट है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, कि ये पर्सन को उससे पूछेंगे कि आपको हम बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए क्यों ना बोले, और ये बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी दोनों ही साइन कराए जा सकते हैं फॉर कीपिंग पीस फॉर सच पीरियड, और वो पीरियड मैक्सिमम कितने टाइम का होगा, 1 ईयर का होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई ऑफेंस हुआ नहीं है, तो मैक्सिमम यहाँ पे 1 ईयर तक का ये बॉन्ड साइन कराया जाएगा। और 106 के अंदर कितना कराया जा रहा था, 3 ईयर्स का मैक्सिमम कराया जा रहा था। ठीक है। अब सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन में बी टेकन बिफोर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट when either the place where the breach of peace or disturbance is apprehended is within his local jurisdiction, तो जिस भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर इस तरीके की चीज हो सकती थी, वो वाले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब इस तरीके का काम कर सकते हैं। या फिर within the jurisdiction of person who is likely to commit a breach of peace or disturb the public tranquility to do or any of wrongful act as aforesaid beyond such jurisdiction, तो या फिर जहां पे इस तरीके का एक्ट करने वाला था। तो इन दोनों जगह के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ पे सेक्शन 107 का एक्शन ले सकते हैं। अब सेक्शन 107 के अंदर ये बता दिया कि आप उनसे बॉन्ड इशू करा सकते हो और इस तरीके की चीजें करा सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम सेक्शन 151 के ऊपर आए, तो देखिए 151 क्या बोलता है, अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, की जहां पे किसी पुलिस ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ अ डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, की कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई पर्सन कर सकता है, तो ये 107 से रिलेटेड है। ठीक है। मे अरेस्ट, तो उसको अरेस्ट कर सकता है विदाउट ऑर्डर्स फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट, तो यहाँ पे उसको मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स की जरूरत नहीं है, वो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है विदाउट अ वारंट द पर्सन सो डिजाइनिंग इफ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर दैट कमीशन ऑफ द ऑफेंस कैन नॉट बी अदरवाइज प्रिवेंटेड, की अरेस्ट करने के अलावा उनके पास कोई और उपाय नहीं है पुलिस के पास, तो फिर इस पर्सन को बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के अरेस्ट कर लिया जाएगा। No person arrested under subsection 1 shall be detained in custody for a period exceeding 24 hours from the time of his arrest, तो 24 घंटे से ज्यादा उसको डिटेन नहीं किया जाएगा unless his further detention is required or authorized under any other provision of this code or any other law for the time being in force, तो यहाँ पे मैक्सिमम 24 घंटे करना है उसको डिटेन, उससे ज्यादा के लिए फिर बाकी अगर किसी लॉ के हिसाब से आप डिटेन कर सकते हो तो वैसे करोगे, अदरवाइज 24 आवर्स से ज्यादा उसको डिटेन नहीं करोगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सामने केस आता है, इस केस का नाम क्या है, मधु लिमाय एंड अनदर वर्सेस एसडीएम मोंगियर एंड अदर्स। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था कि जो टर्म पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, जो हमने सेक्शन 107 के अंदर देखा था, एंड पब्लिक ऑर्डर है, इनके बीच में कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। जो वर्ड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और पब्लिक ऑर्डर है, इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने ये हेल्ड किया, जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है और पब्लिक ऑर्डर है वो पार्शली ओवरलैप करता है, कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ओवरलैप करता है एक दूसरे को। लेकिन जैसे एग्जांपल दिया सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे, जैसे मान लो कि कोई पर्सन कोई लाउड म्यूजिक प्ले करता है, ठीक है, बहुत तेज तेज आवाज में म्यूजिक प्ले करता है, और इससे वो क्या कर रहा है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ऑर्डर जो है अपने आप में एक वाइडर टर्म है, ट्रैंक्विलिटी जो है वो स्मॉलर टर्म है, नैरोअर टर्म है। तो ऑर्डर जो है वो ट्रैंक्विलिटी को इंक्लूड करेगा अपने अंदर। The expression public order although includes tranquility, it also presupposes the absence of insurrection, riot और crimes of violence, तो इस तरीके की चीजें भी पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। अब यहाँ पे जो हमारा सेक्शन 107 है, उसके अंदर कौन से मजिस्ट्रेट मेंशन किए गए हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मेंशन किए गए हैं सेक्शन 107 के अंदर। इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव विंग, तो ये अभी भी एग्जीक्यूटिव विंग के ही पार्ट रहेंगे गवर्नमेंट की, ये जुडिशरी के पार्ट नहीं बन जाएंगे जब वो 107 का एक्शन ले रहे हैं।
This section has specifically vested powers in the hand of executive magistrate to show cause such person about whom he may be receive information. अब देखो इस यहाँ पे सफिशिएंट ग्राउंड हमें शो करने जरूरी है, जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनको सफिशिएंट ग्राउंड शो करने जरूरी है, तो ये चीज इस सेक्शन में डाली गई। एज स्टेटेड अबव सच इन्फॉर्मेशन में बी रिसीव बाय पुलिस हु हैज विटनेस द सेड पर्सन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पुलिस से भी मिल सकती है, जहां पे पुलिस को इस तरीके की एप्रीहेंशन है कि कोई इस तरीके का ऑफेंस हो सकता है जहां पे ब्रीच ऑफ पीस या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी हो सकता है, तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिल सकती है। उसके लिए उनके पास सफिशिएंट ग्राउंड होने चाहिए अगर 107 का एक्शन लिया जा रहा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब जो सेक्शन 107 और 151 है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड कैसे है। तो यहाँ पे बहुत सारी पिटीशंस जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई हैं जहाँ पे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चंस अराइज हुए हैं। ये जो पावर मजिस्ट्रेट और पुलिस को दे रखी है सेक्शन 107 और 151 के अंदर इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे केस आता है मेधा पातकर वर्सेस स्टेट 2007 का केस है। इसके अंदर क्या हेल्ड हुआ था, इन दिस केस सर्टेन लैंड ऑनर्स ऑफ मध्य प्रदेश, कुछ मध्य प्रदेश के लैंड ऑनर्स होते हैं, एंड अदर पर्सन अफेक्टेड बाय सरदार सरोवर प्रोजेक्ट गैदर्ड ऑन द रोड। तो ये रोड के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और स्लोगन्स लगाते हैं चिल्ला चिल्ला के कि वो अपनी लैंड की डिमांड करते हैं, एंड अदर रिहेबिलिटेशन मेजर्स, और बाकी जितने भी मेजर्स चाहिए उनके लिए वो डिमांड करते हैं। तो देयर इज नो एप्रीहेंशन ऑफ कमिटिंग अ कॉग्निजेंस ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो यहाँ पे कोई भी इस तरीके की एप्रीहेंशन नहीं थी कि वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करेंगे या पब्लिक ऑर्डर या ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करेंगे। डिस्पाइट दैट, इसके बावजूद भी जो पुलिस है उनको मारती है प्रोटेस्टर्स को, उसके अंदर वुमेन्स बच्चे भी इंक्लूडेड होते हैं, और उनको अरेस्ट कर लेती है अंडर सेक्शन 151। तो देखो यहाँ पे 151 का यूज किया जहाँ पे उसको लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है। इसके बावजूद यहाँ पे जबकि कोई इस तरीके के चांसेस नहीं थे कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, फिर भी 151 के अंदर वो अरेस्ट कर लेते हैं। और साथ ही साथ उनको सम्मन भी जाता है सेक्शन 107 का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। It was held that sending them to jail on the failure of furnishing personal bond was a violation of Article 21 of the Constitution of India। तो ये चीज हेल्ड हुई थी कि वो बॉन्ड अपना एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे, तो इस बेसिस पे उनको जेल भेज दिया गया। तो ये हेल्ड हुआ था कि ये आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। अब किन ग्राउंड्स के बेसिस पे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये इंट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है। एक अल्ट्रा वायरस होता है मतलब गलत है, एक इंट्रा वायरस है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से सही है। देखो सबसे पहली बात सेक्शन 151 प्रोवाइड्स फॉर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट की। 151 में क्या करना है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने हैं, जिस जो कि ये शो करता है कि ये जो पावर डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है वो आर्बिट्रेटरी नहीं है, आर्बिट्रेटरी पावर्स नहीं है जिसको चाहे अरेस्ट कर लिया जाए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा या पुलिस के द्वारा, विच में कॉन्ट्रे टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे उनके पास आर्बिट्री या डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, उनको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट अपने बताने पड़ेंगे। और साथ ही साथ जो सेक्शन 107 भी है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, यहाँ पे पुलिस की बात हो रही है 151 में, इट इज क्लियरली मेंशन दैट द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मस्ट हैव इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे उनके पास क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कोई पर्सन जो है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी या ब्रीच ऑफ पीस कर सकता है, और जो मजिस्ट्रेट है वो इस इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होना चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली ही मस्ट इशू अ शो कॉज नोटिस, और फिर उसके बाद उनको शो कॉज नोटिस इशू करेगा सेक्शन 111 के अंदर कि क्यों आपको पब्लिक ऑर्डर एक बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, जिसके अंदर वो पूछेगा इस सेक्शन के अंदर जो शो कॉज नोटिस इशू करेगा उसके अंदर ये चीज पूछी जाएगी। अब ये जो नोटिस है जो इशू करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट must contain specific details of the information received and consequent reasons for show cause। तो यहाँ पे वो ये भी अपनी इंफॉर्मेशन भी बताएगा कि उसको इस तरीके की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, आप कोई कॉग्निजेबल या मतलब कोई भी ऑफेंस कर सकते हो, और उन रीजंस भी बताएगा कि उनको शो कॉज क्यों करना है। तो मजिस्ट्रेट ओनली रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। तो मजिस्ट्रेट जो है वो सिर्फ उस इंफॉर्मेशन रिसीव के ऊपर रिलाई नहीं करते, बट ऑल्सो इंक्वायर इनटू द मैटर, वो उस मैटर के अंदर इंक्वायर भी करते हैं खुद या फिर किसी एजेंसी के द्वारा, या फिर डिटेल रिपोर्ट मंगवा सकते हैं वो इस मैटर की पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पे वो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक्ट नहीं करते, तो इसलिए ये इंट्रा वायरस टू कॉन्स्टिट्यूशन है।
Besides provisions of Section 107 and 151, Article 22 of the Constitution India gives legal recognition to the laws in pursuance of प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो जो हम आर्टिकल 21 पढ़ते हैं जहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात होती है, तो वो भी इस चीज को सपोर्ट करता है। तो इसलिए ये इंट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हमारे सामने केस आता है अहमद नूर अहमद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस के अंदर जो बेंच था जिसके अंदर एन संतोष हेगड़े जस्टिस थे, बीपी सिंह जस्टिस थे एंड एसपी सिन्हा थे। उन्होंने क्या हेल्ड किया, जो प्रोविजंस है सेक्शन 151 के, बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन कैन बी सेड टू बी ईदर आर्बिट्रेटरी और अनरीजनेबल, कि आप इनको आर्बिट्रेटरी या अनरीजनेबल नहीं बोल सकते सेक्शन 151 के प्रोविजंस को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे infringing upon the fundamental rights of citizen under article 21 और article 22 of the constitution, क्योंकि ये इनको एक तो ब्रीच नहीं कर रहे फंडामेंटल राइट्स को, और अगर कोई भी अथॉरिटी आर्बिट्रेटली उसको यूज कर रही है, उसका मिस यूज कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कि अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। It is no surprise that though laws may be technically satisfy the provisions of the Constitution of India, आप देखो टेक्निकली देखा जाए तो हमारा सेक्शन 107 और 151 जो है टेक्निकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, लेकिन स्टिल वायलेट राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल बाय द आर्बिट्री यूज ऑफ सच पावर्स। लेकिन जब इनका आर्बिट्री यूज होता है तो वो लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको वायलेट करता है। इसी केस के अंदर व्हेन द काउंसिल फॉर द पिटिशनर कंटेंडेड दैट द गाइडलाइंस गिवन इन द सुप्रीम कोर्ट केस बाय डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसके अंदर गाइडलाइंस दी गई थी अरेस्ट के वक्त विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन शुड बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो गाइडलाइंस है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन पे भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये अननेसेसरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लिमिटेशंस और गाइडलाइंस है वो स्टैच्यू खुद ही देता है इसके रिगार्डिंग, और वो अपने आप में इनफ है। और बेंच ने ये बात भी बोली कि आप प्रोविजन कैन नॉट बी हेल्ड टू बी अनरीजनेबल, आप किसी भी प्रोविजन को अनरीजनेबल या आर्बिट्रेटरी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो अथॉरिटीज हैं जिनको भी उसके अंदर पावर दी गई है उनको वो अब्यूज कर रही है, उन अथॉरिटीज को गलत तरीके से यूज कर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। ठीक है, तो ये चीज है हमारे सेक्शन 106, 107 और 151 के अंदर। ये पुलिस की पावर दी गई है, ये है किसको दी गई है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है। और ये पावर किसके पास है, सेशन कोर्ट या जोन से भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कन्विक्शन कर रहे हैं कौन से ऑफेंसेस के अंदर, जो कि इसी के सबसेक्शन 2 के अंदर दी गई है। तो वहां पे 3 साल तक का बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है कि पब्लिक पीस मेंटेन किया जाएगा। यहाँ पे 1 साल तक का एग्जीक्यूट किया जा सकता है कि पब्लिक पीस मेंटेन किया जाएगा। और यहाँ पे पुलिस को अरेस्ट करने की पावर दी गई है जहां पे उसको लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया जा सकता है इन पर्सन के द्वारा, लेकिन मैक्सिमम 24 आवर्स तक ही यहाँ पे ये जो अथॉरिटी है इसको पावर है कि वो अरेस्ट करेगी या फिर किसी और लॉ को यूज करे उनको फर्दर डिटेन करने के लिए। तो ये हमारे प्रोविजंस है 106, 107 एंड 151 के। आई होप आपको ये समझ आए हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।